सो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी का शायद पहला चैप्टर ही है नई वाली में तो शायद या है चलो। इसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। है जी। तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई कोई परेशानी नहीं है, डायमेंशन भी पढ़ेंगे। वैसे नाम तो उसका यूनिट एंड डायमेंशन है, यूएनडी शॉर्ट में बोलते हैं यूएनडी। लिख दो यूनिट्स डायमेंशन एंड मेजरमेंट, ऐसा लिख लो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी लिख लो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब कॉपी बंद कर दो और जो समझा रहे हो उसे समझ लो। इससे कुछ चीज़ें तुम्हारे जीवन में आसान हो जाएंगी क्योंकि समझना ही सब कुछ है। देखो, जब इस फिजिक्स सब्जेक्ट का निर्माण हुआ तो ऐसा थोड़ी है कि अपन ने बचपन से ही सालों पहले सबको पता था कि ये चैप्टर में इस पर्टिकुलर चैप्टर को फिजिक्स में पढ़ना है, इसको पर्टिकुलर केमिस्ट्री में पढ़ना है, इसको पर्टिकुलर बायोलॉजी में पढ़ना है। साइंस तो जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं 8th क्लास के बच्चे, तो उनमें ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थोड़ी अलग अलग होती है, नहीं ना? अलग अलग एक ही बुक टाइप की होती है, तो है ना। इसी तरीके से कि जो आपकी जो बुक्स वगैरह है ना, उन सभी में पहले ऐसे ही है 8 तक। तो जब इस सब्जेक्ट की शुरुआत हुई फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, साइंस के अंदर, तो इसकी एक अलग बड़ी प्यारी हिस्ट्री है इस सब्जेक्ट की। अगर इस हिस्ट्री को तुम्हें समझना है तो ऐसे समझो कि सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सब्जेक्ट आकर डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए। जैसे तुम हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट्स या लिटरेचर के कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, ये सब्जेक्ट्स आखिर कैसे बने। तो सब्जेक्ट बनने की कहानी ऐसी है कि हमने ये सोचा कि आखिर ये दुनिया कैसे बनी, खोज हुई दुनिया की कि आखिर जितने भी विचारक लोग हैं, जितने भी मूर्धन्य विद्वान लोग हैं, उन्होंने ये सोचा कि आखिर दुनिया कैसे बनी होगी। तो उस दुनिया में जिन जिन चीज़ों के उन्हें लॉजिक्स मिलते गए, सिद्धांत मिलते गए, जहाँ पर वो नियम बना सकते हैं, जहाँ पर वो नियम बना सके उन्होंने उसे साइंस के अंदर रख दिया। जहाँ पर वो नियम नहीं बना सके, जहाँ पर लॉज नहीं बन सके, वो तुम आज भी फिलॉसफी नाम की सब्जेक्ट से पढ़ते हो। ठीक है, फिलॉसफी जो है वो है जिस पे अभी तक हमें कोई ठोस अभी तक लॉज नहीं मिले। हमें जैसे जैसे लॉज मिलते गए हमने उनका बाइफरकेशन करता गया। केमिस्ट्री में हमने उन चीज़ों को रखा जहाँ पर हम केमिकल से रिलेटेड बातें कर रहे थे। हमने साइंस फिजिक्स में उन बातों को रखा जहाँ पर हम फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड बातें कर रहे थे। और जब हम इस तरीके की बातें कर रहे थे जहाँ पर हम फिजिकल वर्ल्ड की बातें कर रहे हों, वहाँ पर जब लॉज डिफाइन किए गए तो उन लॉज को डिफाइन करते वक्त हमारे सामने ये कहानी आई कि लॉज तो हम डिफाइन कर दे रहे हैं, लेकिन मेरे सामने रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं हाथ में उठा रहा हूँ, मुझे कुछ फील हो रहा है, जो फील हो रहा है उसका मैं क्या नाम दूँ। बात समझे? मैं उस चीज़ का आखिर क्या नाम दूँ। मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी को अगर फेंक के मार रहा हूँ तो मुझे कुछ डर सा लग रहा है उस ऑब्जेक्ट से। जब ये रखा हुआ था तो मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, जब ये उड़ के आया तो मुझे डर लग रहा है। तो वो डर जो जिस चीज़ से लग रहा है उसका मैं क्या नाम दूँ। तो जब हम इन सब चीज़ों में फंस गए कि आखिर हम जिस चीज़ को बोल क्या रहे हैं, तो इसको बोलते हैं, जिस चीज़ को हम डिफाइन कर रहे हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में हमने बोल दिया कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटी में इसका नाम मास रख देते हैं। सही बात है। कोई उड़ता हुआ आ रहा है तो भाई वेलोसिटी नाम की चीज़ हो गई। ठीक। तो जब इस तरीके के नामकरण की बातें हो रही हैं तो यहाँ पर ना फिजिकल क्वांटिटी एक शब्द इस्तेमाल होगा, मतलब फिजिक्स में लॉस को डिफाइन करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी उसको क्या नाम बोला गया? फिजिकल क्वांटिटी। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की अपन ने डिफाइन करी, एक तो करी स्केलर और दूसरी करी वेक्टर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो डिफाइन करी गई जिनके पास मैग्नीट्यूड है, वो स्केलर है, बट नो डायरेक्शन। जैसे अगर तुम कभी सब्जी लेने जाओ तो आलू वाले को ऐसे थोड़ी बोलते हो कि 2 किलो आलू वर्टिकल डायरेक्शन में दे दे, ऐसा थोड़ी बोलते हो। या एक काम करो भैया 1 किलो आम मुझे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दे दो, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन की कोई भी बात अपन नहीं कर रहे हैं।
वेक्टर क्वांटिटी ये है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, प्लस डायरेक्शन है, प्लस ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती हैं। वेक्टर अलजेब्रा, नॉर्मल अलजेब्रा समझते हो? नॉर्मल अलजेब्रा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऐसा है। तो वेक्टर में भी अपने तरीके से मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डिवीजन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं। वो डिवीजन मतलब उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। वो वेक्टर का एक अलग अलजेब्रा है जो अपन वेक्टर नाम के टॉपिक में पढ़ते हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी ऐसा समझ सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी को अपन ने दो तरीके से बांटा, एक तो स्केलर और दूसरा क्या बांटा? वेक्टर। ठीक है, हाँ। सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात कर चुके थे, यूनिट एंड डायमेंशन की, हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज चैप्टर की सही में शुरुआत करेंगे कि आखिर ये चैप्टर काम कैसे करता है। ये चैप्टर देखो ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ने लायक है, ठीक है, सारी बातें मैं तुम्हें खुल के बता देता हूँ। ये चैप्टर पढ़ने लायक है जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ लें उसके बाद, क्योंकि अभी आप में ऐसी ढेर सारी आप फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे जो आपने कभी सुनी ही नहीं होंगी, ना आपको उनका मतलब पता है, ना उनका सिर ना पैर पता है। खाने में आज क्या मिला था बेटा तुम्हें? पैन नहीं खाना है ना, खाना खाना है। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको नहीं समझ में आए, आपको नहीं पता चले कि आखिर क्या है, तो आप उनका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ऐसा मान लेना कि हम फिजिकल क्वांटिटी क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे आगे चल के, तुम्हारे समझ में आए तो टेंशन नहीं है, नहीं आए तो टेंशन नहीं है, क्योंकि ये आपको अभी पढ़नी ही नहीं है। अभी क्या सीखना है आपको, हम रूल्स को अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, रूल्स को किस तरीके से अप्लाई करना है अपने को ये सीखना है फिलहाल में। चैप्टर का नाम आपके सामने है, आओ शुरुआत करें। तो सबसे पहली बात हम बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अब आप देख रहे होंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की एक बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसके बारे में हमने ऐसा बोला है कि जितनी भी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, वो क्वांटिटीज़ फिजिक्स के लॉस को डिस्क्राइब करती हैं। उन फिजिक्स के लॉस को डिस्क्राइब करने के लिए, उनको मेज़र करने के लिए जो चीज़ की हम इस्तेमाल करते हैं उसको अपन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इंग्लिश में आपके सामने लिखा है, ऑल द क्वांटिटीज़ विच आर यूज टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में मैंने एक बात तुम्हें बताई थी कि आपके पास अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट को मैं उठाऊं तो मुझे कुछ फील हुआ, है कि नहीं? मुझे इसका क्या फील हुआ? वेट। क्या फील हुआ? वेट। वेट किसकी वजह से फील हुआ? m इंटू जी की वजह से। तो वहाँ पर मास का फैक्टर आया। मैं इसको फेंक के मारूं, जब मैं फेंक के मारूंगा तो आपको कुछ वेलोसिटी इसकी दिखेगी, तो वेलोसिटी क्या हो गई? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, है ना? तो इस तरीके से आप ढेर सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम पे देखेंगे। कई फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को पहले से पता है और कई नहीं पता है। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज़ जितनी भी आपने अभी तक पढ़ी हैं, इनको अगर मैं बेसिकली समझाऊं तो ऐसा है कि दुनिया की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनमें से कुछ तो हैं एकदम फंडामेंटल। जितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी टोटल संख्या है 7। ठीक है, अब आपके पास एक प्यारा सा एक जो बुक मिली है उस बुक को ओपन कर लेंगे, है ना? जिनके पास आज वो हैंड आउट मिला है वो हैंड आउट देख लेंगे। इसमें देखो एक टेबल बनी है, दिख रही है क्या? उस टेबल में देखो जरा, गिन के देखो कितनी है टोटल, गिनो। 7 है ना? ये वही 7 फंडामेंटल हैं। ठीक है, मतलब फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें से फंडामेंटल कितनी है? 7। और बाकी जितनी भी बनी है वो इन 7 से मिलके बनी है। ठीक है, तो फंडामेंटल है टोटल 7। अब जो 7 से मिलके बनी है उनको अपन क्या कहते हैं? डिराइव्ड, क्योंकि वो फंडामेंटल तो है नहीं। उन 7 को आपस में मिलाया, जैसे लेंथ और टाइम को अपन ने डिवाइड कर दिया, लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी सुना था? तो वेलोसिटी कैसी हो गई? ड्राइव्ड हो गई। लेंथ और टाइम कैसी हो गई? फंडामेंटल हो गई, है ना? तो ये जितनी भी हैं 7, ये सातों की सातों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी क्योंकि फंडामेंटल हैं, लेकिन जो डिराइव्ड हैं वो एक दूसरे पे क्या होंगी? डिपेंडेंट। चमक गई बात? तो एक तो फंडामेंटल हो गई और दूसरी ड्राइव्ड हो गई। तो अपने को 2 टाइप पता चले, फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है फंडामेंटल और दूसरी होती है ड्राइव्ड। कोई पूछे तो अपन बता सकते हैं। आपके इसमें लिखा है क्या फंडामेंटल और ड्राइव्ड? दिखा है?
है ना, ऐसा मार्क करते जाओ क्या क्या लिखा है, जो एक्स्ट्रा लगेगा वो मैं बता दूंगा, ऐसा टिक कर लो। दोनों पे टिक कर लिया, समझ गए बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, मैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात बाद में करूंगा। पहले ये देखो कि दुनिया में कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। किसी का मन कर रहा है मास को किस में नाप, वेट को किस में नाप रहा है, जैसे जो मास है, मास का जो मेजरमेंट है वो किस में हो रहा है, कई जगह पाउंड में हो रहा है। जैसे आप ब्रिटेन, बिल्कुल सही। जैसे आप यूरोप वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर जो भी मेजरमेंट है मास का पाउंड में होता है। आप लोग केक लेने जाते हो ना, तो केक वाला क्या कहता है, ऐसे केजी के हिसाब से बोलता है या ऐसा पाउंड के हिसाब से बोलता है? पाउंड ज़्यादा चलता है ना केक में। वो क्यों चलता है? क्योंकि केक का कल्चर कहाँ से आया है? यूरोप से। समझ गए बात? ऐसे ही जैसे आप लोग देखते हो कि 1 फुट 2 फुट 3 फुट, तो जो फुट भी आया है वो भी कहाँ से आया है? ब्रिटेन से। तो इसकी वजह से ये ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों की बात करेंगे। तो देखो एफ से तो है फुट, पी से है पाउंड और एस से है सेकेंड। मतलब लेंथ, मास और टाइम ऐसे तो मेजर कर रहे हैं। तो जिस सिस्टम में आप लेंथ को फुट में, पाउंड को मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, इस सिस्टम को आप क्या बोलेंगे? एफ पी एस। ये अपने इस्तेमाल नहीं होता, इसकी कुछ कुछ जगह चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, बाकी मेनली का इस्तेमाल होता है यूरोप में। ठीक है। फिर दूसरा सिस्टम है आप जिसे सीजीएस सिस्टम के नाम से जानते हैं, जहाँ पर आप लेंथ को सेंटीमीटर में नापेंगे, मास को ग्राम में नापेंगे और टाइम को किस में नापेंगे? सेकेंड में। और दुनिया में लगभग सभी जगह ये इस्तेमाल होता है एम के एस, जिसमें आप लेंथ को नापेंगे मीटर में, मास को मारेंगे नापेंगे केजी में, और आप टाइम को नापेंगे सिस्टम में। अच्छा, सिस्टम में नहीं, सेकंड में नापेंगे। ये जो सिस्टम अपन ने 3 अभी पढ़े, इसमें से बताओ अपन लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं? एम के एस, हाँ है ना, यही चलता है ना। ठीक, तो ये छोटी सी बात थी। आप लोग आई थिंक इसे याद रख पाएंगे। एफपीएस आपकी कॉपी में लिखा होगा, यूनिट सिस्टम। देखो यूनिट सिस्टम लिखा है क्या? 2.4, 2.4 देखेंगे। हाँ, मैं मतलब आपकी मेहनत एकदम जीरो कर दे रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है सारी चीज़ें लिखने की। तो 2.4 में देखो तो पहला सिस्टम एमकेएस दिख रहा है, दूसरा सीजीएस और तीसरा एफपीएस। एक ये चौथा सिस्टम है, सिस्टम ए इंटरनेशनल ए, मतलब पता नहीं ये कौन सी भाषा है, फ्रेंच है। हाँ, ये इशिता कुछ कहना चाह रही हैं। ये इशिता जो बोलना चाह रही हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी कभी बोल पाऊं। इशिता आप जरा बोल के बताइए क्या कैसा लग रहा है? यही लिखा है? अच्छा, 2 ही शब्द लिखे थे क्या? Sistema Internacional de Unité। तो हमारे पीछे बालक कह रहे हैं सर देखो जी भी अपनी इतनी मजबूत है नहीं कि ये सब बातें बोल पाए, तो सिंपल में से ऐसा ही बुलाएंगे। तो ऐसा ही सिस्टम एमकेएस का सिस्टम का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन ही है मानो आप, है ना, इम्प्रूव्ड वर्जन है एमकेएस का। बाकी सारी दुनिया में ऐसा ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ तक जो भी बता, इसमें कोई डाउट तुम्हारे पेट में दर्द कोई? तो जो जो बताते जा रहे हैं उसे टिक करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनके बारे में अपन थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे, गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद ये 2 एक्स्ट्रा हैं, तो ये 7 तो फंडामेंटल हैं। 7 में से ये ऊपर वाली 3 तो एमकेएस हैं, आया ना। उसके बाद ये जो हैं 4 ये एडिशनल हैं, और नीचे की 2 सप्लीमेंट्री हैं। आओ एक एक करके समझते हैं। मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, याद रहेगा। लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, याद रहेगा। टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, याद रहेगा। इसमें कोई बड़ी चीज़ अपने लिए नहीं है, ये तो सबको याद रहता है। आगे देखो,
टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारा रायता फैलना शुरू, तुम्हें बुखार आता है, आया तो होगा ना कभी काशनी, है कि नहीं? तो जब तुम्हें फीवर आया था तो किस में मेजर किया था बेटा? चल झूठे, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया था। आप लोगों ने बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, है ना? वोल्ट? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, 98.6 होता है, 98.6 नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये फ़ारेनहाइट में है। तो जनरली जब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो मेज़र करता है ना टेम्परेचर, वो फ़ारेनहाइट में ही करता है। डिग्री सेल्सियस में आपको, आप जो नए इलेक्ट्रॉनिक वाले आ गए हैं ना, उसमें आप कर सकते हो, वरना जो पहले आते थे ना जिसमें अंदर वो मर्क्यूरी होता था, तो मर्क्यूरी में तो वो वहाँ पे फ़ारेनहाइट में लिखा रहता है, वहाँ डिग्री सेल्सियस होता ही नहीं है। यस, उसमें दोनों होते हैं। तो देवी और सज्जनों, बात ऐसी है कि टेम्परेचर जो मेजर होगा वो किस में होगा? केल्विन में। तो न तो ये फ़ारेनहाइट है ना ये डिग्री है, क्या है? केल्विन। केल्विन कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वही जो अभी आप बोल रही थी वही है। अच्छा, इस क्लास में फ्रेंच बस दो ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? किस किसने पढ़ी है? अरे शर्म आनी चाहिए, ये सीख दो ही पाए। अच्छा, बस थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। भाई कुछ ढंग की चीज नहीं पढ़ा सकते थे? चलिए शुरू करते हैं। तो केल्विन में मेजर होगा, ऐसा ही सिस्टम में टेम्परेचर केल्विन में मेजर होगा। ये केल्विन में मेजर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप थर्मोडायनेमिक्स पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर जितनी भी जगह है, सिर्फ एक जगह को छोड़कर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को छोड़कर, बाकी सभी जगह जो आप टेम्परेचर रखेंगे वो केल्विन में ही रखेंगे, ठीक है? तो हमेशा टेम्परेचर किस में रखना है फिजिक्स में? केल्विन में। ऐसा सेट कर लो दिमाग में। फिर उसके बाद बात आती है करंट। तो करंट तो एम्पियर में मेजर करते हैं, तो पता है हुआ क्या? इतना तो तब की बात है जब अपन को ज़्यादा दुनिया के बारे में पता नहीं था एमकेएस में। फिर जैसे जैसे साइंस इवॉल्व होती गई, वैसे वैसे नीचे की फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होती गई। जैसे करंट नाम की चीज़ आज से 400 साल पहले थी ही नहीं, है कि नहीं? तो उस वक्त इस एमकेएस में करंट का कोई सेंस ही नहीं था, इसीलिए बाद में नया एक्सटेंडेड सिस्टम बनाना पड़ा जिसे आप एसआई सिस्टम के नाम से जानते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता क्या है कि जैसे आपने टॉर्च जलाई ना, एक टॉर्च होती है जो कम जलती है, एक टॉर्च होती है जो ज़्यादा जलती है। तो हमें लाइट की इंटेंसिटी नापनी है कि आखिर ये कितनी लाइट इससे आ रही है। तो लाइट की जो इंटेंसिटी मेजर होती है वो कैंडेला में मेजर होती है। सीडी लिखते हैं इसको, कैंडेला को सीडी, सीडी इसका नोटेशन है। तो इसको पढ़ते ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, बाकी ये सिंपल लाइट की कितनी प्रकाश है, प्रकाश की स्थिति जानने में काम आता है। जैसे अगर आप बहुत तेज, वो थार थार देखी आप लोगों ने, छपरी थार, छपरी लोग जो थार चला के घूमते हैं, आपने देखी है क्या? काले शीशे, ये समझा, काले शीशे और उनके ट्रिपल साइज के टायर, उसमें जो लाइटें लगी होती हैं उनकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है ना? मतलब आप सामने से आ रहे होगे तो आपको दिखाई भी नहीं देता, लेकिन उन्हें सब दिखाई देता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, ये दो लोग हैं जो जिन्होंने आतंक मचा रखा है, एक थार और दूसरा क्रेटा। इन लोगों पे लगने वाली जो लाइटें हैं वो ऐसे खतरनाक, उनकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? कैंडेला, याद रह जाएगी। फिर अब जब तुम थोड़ी बहुत केमिस्ट्री जानते हो तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी जानते ही होगे, मोल। ये तो सुना है ना, मोल? हाँ, जैसे इस पेन का क्या मोल है? अरे 100-200 रुपये होगा। अच्छा, तुम केमिस्ट्री वाला वो वाला मोल या ये वाला मोल, कौन सा वाला मोल समझ रहे हो? केमिस्ट्री वाला वही समझना है, हिंदी वाला मोल नहीं समझना है। ये जो मोल लिखा है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये केमिस्ट्री वाला मोल है, मूल्य नहीं है। मूल्य समझते हो? मूल्य नहीं है, मोल है, MOLE। अंग्रेजी वाला मोल है, हिंदी वाला मोल नहीं है, ये नहीं है।
मोल समझते हो? मोल मतलब भाव, मतलब प्राइस, ये नहीं है ये केमिस्ट्री वाला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब देखो आओ नीचे भाई, ये दो कहानी है। प्लेन एंगल आप लोग जानते हैं, ये अभी कुछ दिन पहले मैंने बता दिया था। किसमें मेजर होता है? रेडियन में। समझदार, बोला था जब बेसिक तुम मेजर करोगे, आर्क अपॉन रेडियस करोगे, तो जो बेसिक यूनिट आएगी वो डिग्री नहीं आएगी, क्या आएगी? रेडियन। याद है कि नहीं है? ठीक ठीक। अब आते हैं अपन दो, सबसे लास्ट वाला सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन होता है, तुम्हें कभी काम नहीं आएगा। अरे नहीं आएगा तो नहीं आएगा यार, कभी काम नहीं आएगा, ना 11वीं में ना 12वीं में। ठीक है, तुम्हें क्या क्या काम नहीं आएगा? ये नहीं काम आएगा, कैंडेला काम नहीं आएगा, बस ये दोनों चीजें कभी काम नहीं आएंगी तुम्हारी पूरी फिजिक्स में। बस ये है कि तुमसे एक नंबर में तुम्हारी टीचर्स पूछ सकती हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, तो आंसर है स्टेरेडियन, बस इतना बता देना है। ओके, तो ये दो चीजें काम की नहीं है भाई आनंदी? आज इतना कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। इतना जो पढ़ा लिखा है इसमें कोई डाउट है क्या तुम्हें? डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि याद रखना है, समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। आया ना? तो तुम्हारी पुस्तक में एक जो टेबल बनी है, उस टेबल पर नजर मारिए। उस टेबल में 7 यूनिट तो लिखी हुई हैं, दिख गई सातों, और दो एडिशनल 2.3 में लिखी हैं। क्या हो गया बेटा पैर में तेरे? ये तो देखा ही नहीं मैंने। क्या हो गया? किसने मारा? एक्सीडेंट हो गया? किसने टक्कर मार दी? पैर में मोच आ गई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मम्मी ने कूटा है। आराम से बताएगी, सहेली है ना तेरी तो। बेटा चुप रहने का अपनी स्पेशलिटी थी, ये लड़के आवाज नहीं करेंगे। तुम दोनों को लड़कियों के साथ भगा दें क्या? तो तुम्हें 7 यूनिट तो एक साथ मिल गई। उस पेज पे अगर आप 2.3 पे देखोगे तो दो एक्स्ट्रा यूनिट है, दिख गई क्या? वो यही दोनों है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये दोनों है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इन पे लिख लो, इनका नाम लिखा भी होगा वैसे ऊपर, सप्लीमेंट्री यूनिट लिखा है ना, जस्ट ऊपर हेडिंग में लिखा होगा सप्लीमेंट्री, दिख गया? तो तीनों हो गई, एमकेएस, एडिशनल और सप्लीमेंट्री। आगे देखते हैं। ये वाली बेस यूनिट्स हैं जो 7, ये वही हैं जो पीछे लिखी थी, इन 7 को बेस यूनिट्स कहते हैं। बेस यूनिट्स आपने अभी भी सारी मैंने बताई दी, इनमें मुझे वापस से कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनको याद रख पाओगे क्या? मतलब अगर ऐसे बोल दें कि मैडम ऐसा बोल दें तुम्हारे स्कूल में, मैडम सर पढ़ाते हैं, मैम सर दोनों पढ़ाते हैं, आधा आधा बोर्ड लेके। हाँ, अरे 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 अरे, बहुत अच्छे। देखो क्या है कि जो 7 है ना, 7 को देखो ऐसे याद रख लेना, मतलब एम के एस से तो याद रह ही जाएंगे शुरू के 3। फिर एक तो करंट हो गया, करंट मतलब एम्पियर हो गया। फिर एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, और क्या बचा? टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन। ठीक है, तो ऐसा एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। हो सकता है कि 7 तो तुम्हारे स्कूल में पूछी जा सकती हैं, बेस यूनिट्स क्या क्या होती हैं। चलिए, बेस यूनिट्स क्या क्या होती हैं? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनको क्या कहते हैं अपन? उनकी यूनिट्स बेस यूनिट्स कहलाएंगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहते हैं। अब डिराइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसी यूनिट्स जो डिपेंड करती हैं किस पर? फंडामेंटल्स पे। तो द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज और द यूनिट्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला क्या था? बहुत बढ़िया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को आप किस में नाप रहे थे? तो तो ये दोनों ही फंडामेंटल है कि नहीं है? दोनों ही बेस यूनिट है। तो ये दोनों बेस हैं, तो फिर ये कैसी हो गई? डिराइव्ड। फोर्स को आप क्या लिखते थे? ठीक है, इसको आप और क्या लिख सकते हो? मास, एक्सेलरेशन को स्पीड अपॉन टाइम, है ना? ऐसा छोटी छोटी बातें याद आ रही हैं?
स्पीड भी आपकी कैसी थी, डिराइव्ड, आया ना। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड है, और एक्सेलरेशन में अपन ने एक चीज और मल्टीप्लाई कर दी फंडामेंटल, तो भी ये क्या रहेगी, डिराइव्ड। बेस क्वांटिटीज के अलावा बाकी सब कुछ डिराइव्ड ही है, सिंपल। तो तुम जो भी देख रहे हो बोर्ड पे सारी की सारी ये क्या चीजें, डिराइव्ड। इसमें हम क्या लिखते थे, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या मास फंडामेंटल है, हाँ है। क्या वॉल्यूम फंडामेंटल है, नहीं। तो ये कैसी है, डिराइव्ड। ऐसे सोच पाएंगे अपन। अब देखो, थोड़ी देर पहले अपन कह रहे थे ना प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, तो तुम्हारे ना मॉड्यूल में बड़ी प्यारी सी एक चित्र बना हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वही चित्र अपन ने लगभग वैसा ही इधर बना रखा है। एंगल की डेफिनेशन मैं तुमको पूरे अच्छे से बता चुका हूं कि जो प्लेन एंगल होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, आया ना। लेकिन जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल का जो नोटेशन है वो अपन ने ओमेगा लिया है। जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि अब ये सॉलिड एंगल होता क्या है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तरबूज खाया तुमने, तरबूज, तरबूज ऐसे गोल तरबूज है। उस गोल तरबूज में से अपन ने उसके सेंटर से एक इस तरीके से एक ऐसे कॉनिकल स्लाइस निकाल ली, तो उसके सेंटर पे जो कॉनिकल स्लाइस एंगल बना रही होगी वो क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल। दूसरा एग्जांपल, कोन, आइसक्रीम, आइसक्रीम कोन याद है, उसका जो नीचे टिप होती है ना, टिप पे जो भी एंगल बन रहा है 3D में, वो एंगल क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल। और उसका जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी, ऊपर का जो सरफेस एरिया है अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इस हिसाब से अगर मैं आपसे बोलूं कि सॉलिड एंगल सबटेंड एट सेंटर फॉर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr² अपॉन आर स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4π स्टेयर रेडियन। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस 4π लिख दे रहा हूँ। यूनिट तो आपको पता ही है कि स्टेयर रेडियन होती है। समझ गई बात। अब आप लोग अपनी इस कॉपी में देख लीजिए कि इसमें इन्होंने एरिया लिख रखा है डी ओमेगा, दिख रहा है आपको, डी ओमेगा। डी ओमेगा मतलब छोटा सा, डी ओमेगा मतलब छोटा सा। जैसे डिफरेंशिएशन में अपन ने पढ़ा था ना, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी एक्स का मतलब होता है छोटा, एक्स का मतलब होता है बड़ा। छोटे छोटे dx 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 मिला के अपन ने x किया था, इसकी वजह से dx का इंटीग्रेशन x था कि नहीं था, है ना। और उसको अपन ने सॉल्व कैसे किया था, x की पावर 0 मान के। बाकी समझाते वक्त अपन ने क्या बोला था कि वो dx dx मतलब छोटे छोटे छोटी छोटी चीज़ों को अगर ऐड कर देंगे तो अब पूरे अपने को बड़ी चीज़ मिल जाएगी। बात समझे। जैसे कि अगर इसकी लंबाई l x है टोटल, अब मैं छोटे छोटे इसमें dx 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 ऐसे छोटे छोटे ले लूँ और इन सबको जोड़ दूँ तो पूरी लंबाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसे dx का इंटीग्रेशन x है। तो यहाँ पर देखो जो तुम्हारे इसमें जो अपन ने हैंडआउट दिया है उसमें उन्होंने डी थीटा मतलब छोटा एंगल, ds मतलब छोटी आर्क अपॉन रेडियस। सिमिलरली डी ओमेगा मतलब छोटा सॉलिड एंगल, dA मतलब छोटा एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो इसको स्मॉल एंगल और स्मॉल एरिया भी आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, यहां तक कोई समस्या, पीछे मोहल्ले में हेलो हेलो, ठीक। आर्यन, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात ऐसी है कि अब हम हर यूनिट की डायमेंशन निकालने की इच्छा रखते हैं। तो यूनिट तो तुम्हें समझ में आई गई, यूनिट कितने तरीके की, 3, है ना। उसके अलावा अब अपन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो डायमेंशन का मतलब है कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। ये अंग्रेजी तुम पढ़ लो, अपनी भाषा में मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पढ़ लो बस। पढ़ लिया, ठीक।
अब मुद्दे की बात समझो। तुम्हारे पास कितनी बेस क्वांटिटीज थी? 7 थी। 7 थी ना? तुम कोई भी नई क्वांटिटी लेके आओ, वो क्वांटिटी उन 7 से ही मिलके बनी है। कोई भी क्वांटिटी को उसकी बेस क्वांटिटी के टर्म्स में लिख देना ही डायमेंशन होती है, ठीक है? और उसको डायमेंशन की थोड़े फॉर्मेट में अच्छे से लिख दोगे तो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है। मतलब जैसे मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, बोर्ड पे नज़र बना के रखेंगे, अब बोर्ड नज़र नहीं हटनी चाहिए। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई स्पीड थी, स्पीड की डायमेंशन निकालनी है, तो डायमेंशन लिखने का मतलब होता है 2 ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्पीड मेरे पास थी क्या? टोटल डिस्टेंस थी, हाँ या ना? और अपॉन क्या था इसका नाम? टाइम। तो अपन को इसकी भी डायमेंशन निकालनी है। इसकी निकाल लूंगा तो ये आ जाएगी, या ये इसकी निकालूंगा तो ये आ जाएगी। हम निकाल रहे हैं ना, अभी हमें थोड़ी पता है, अभी हमने एल थोड़ी लिखा है। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का नोटेशन क्या था? एल। टाइम मतलब टाइम का नोटेशन है टी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? एल टी माइनस 1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ये इसका क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो तुमने एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन के कुछ एक्सपोनेंट पावर्स में लिख दिया। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया है? डायमेंशनल फॉर्मूला, जो भी लास्ट में आया, ठीक है? तो इससे एक चीज समझ में आती है कि अगर मुझे कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता हो तो मैं उससे हमेशा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लूंगा। सही बात है? अब जैसे तुमसे मैं बोल रहा हूं परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, जैसे थोड़ी देर पहले तुम मुझे अभी फ्रेंच सिखा रहे थे ना, वैसे मैं तुमसे कह रहा हूं कि परमिटिविटी का एक डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। बेटा सुन ले, नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूं। जैसे ही मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे परमिटिविटी का फॉर्मूला बताओ, इसका मतलब ये है कि या तो तुम्हें परमिटिविटी का फॉर्मूला पता है, तब तो तुम इसको डिराइव कर लोगे, और अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता तो फिर तुमने रट रखा है। तो रटा तो तुमने है नहीं। तो अगर मुझे परमिटिविटी का फॉर्मूला अगर मुझे पता है तो मैं आराम से उसकी डायमेंशन निकाल सकता हूं। लेकिन होता क्या है कि इस स्टेज में आप लोगों को परमिटिविटी नाम ही नहीं सुना है, तो तुम फॉर्मूला क्या निकालोगे और उसके बाद डायमेंशन क्या निकालोगे? तो अभी तुम्हें ये चैप्टर स्कूल में बहुत भारी तुम्हें महसूस हो रहा होगा, क्योंकि तुम्हें अभी नाम ही नहीं पता है। अब जैसे मैं तुमसे बोलूं कि इसका स्पीड का बता दो, तो क्या तुम्हें भारी लगेगा? नहीं लगेगा। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं फोर्स का बता दो, तो फोर्स का बच्चे समझ गए, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मतलब क्या हो गया? एम। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का कितना होता है? एल टी माइनस 1, और टाइम का कितना है? टी। तो कितना हो जाएगा? एम एल टी माइनस 2। इसमें कोई डाउट किसी को? देखो, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस 1 अपॉन टी। तो मैंने ये एक्सेलरेशन का यहां लिख दिया है। समझ गई बात? तो अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो फिर तुम ये सारा कचरा पट्टी कर सकते हो। तो बेसिक चीज क्या है? फॉर्मूला धीमे धीमे सीखते जाएंगे, सारे डायमेंशंस अपन को आते जाएंगे। ठीक, तो डायमेंशनल फॉर्मूला की कहानी समझ में आ गई कि जब भी हमें बेस क्वांटिटीज के जो भी नोटेशन है, नोटेशन के एक्सपोनेंट में कोई भी पावर के साथ लिख देना है, तो वो इस तरीके का जो चित्र बन रहा है, ये सामने जो भी फिगर बन रहा है, इसको अपन कह देंगे कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। जैसे फोर्स का एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने लिखा हुआ है। छोटी सी बात थी, चमक गई होगी। अब देखो डायमेंशनल इक्वेशन जो अपन ने अभी देखी ना, ये इसकी डायमेंशनल इक्वेशन हो गई है, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, एक ही बात है। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। तो जैसे इधर तो ये डायमेंशनल क्वांटिटी है और इधर इसका फॉर्मूला लिखा है, इन दोनों को बराबर करके लिखना ही डायमेंशनल इक्वेशन कहलाती है। इस साइड वाले को क्या बोलते हो? डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हो? फिजिकल क्वांटिटी। इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो बन जाएगी डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, अब आपके सामने ना मैकेनिक्स नाम की जो चिड़िया है, जो आप पूरे 11th में पढ़ते हो, उस मैकेनिक्स में आपके सामने इन 3 तरह की डायमेंशन की बात अपन कर रहे हैं कि इनके डायमेंशन बताओ। तो स्पीड अभी अभी मैंने निकाल लिया। स्पीड होता था मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो था वो मेरे पास था एल, टाइम था टी, तो ये बन गया था इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस 1। ठीक है दोस्त? एक्सेलरेशन था मेरे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैं अभी सब में खुद कर रहा हूँ, है ना, तुम्हें समझाना ही तो है, अभी मुझे समझ में आ जाएगा तो तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। तो वेलोसिटी का भी क्या निकाला? वेलोसिटी का स्पीड क्या? वही वेलोसिटी का है,
तो एल टी माइनस वन, और नीचे क्या हो गया टी, तो कितना हो गया एल टी माइनस टू। ठीक है बेटा। फोर्स का क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का हो जाएगा कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन का कितना हो जाएगा एल टी माइनस टू। हो गया, है कि नहीं। तो कोई बड़ी चीज नहीं है इस पूरे चैप्टर में जिससे अपने को कोई भी परेशान होने की जरूरत हो। मैंने अलग अलग लिख दी डायमेंशन। ठीक है दोस्त, यहाँ तक कोई समस्या। और सुनो, जैसे ये चैप्टर है इसमें देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है। फोर्स कोई सा भी हो, चाहे ग्रेविटेशनल हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, अगर वो फोर्स है तो उसका डायमेंशन एम एल टी माइनस टू ही रहने वाला है। समझ गए बात को, बहुत सिंपल बात बोल रहा हूँ। फॉर्मूला में अगर फोर्स है तो फोर्स चाहे ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, मैग्नेटिक हो, कोई सा भी फोर्स हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम इंटू ए के बराबर ही होगा, मतलब वो एम एल टी माइनस टू ही होगा। समझ गई इतनी बात। अब ये कह रहा है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल होता है जिसे आप कैपिटल जी के नाम से जानते हैं। तो ये होता है जी एम वन एम टू। बोलना आनंदी, क्या हो गया बेटा, आज इतनी चुप क्यों बैठी है, कोई परेशानी है क्या। चल क्लास के बाद बताना, रो नहीं ऐसे। क्या मैंने सही लिखा है, ठीक है। जी ऐसा आ गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी तुम्हें किसी भी चीज़ का ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो, जिसका निकालना है उसको एक साइड रखो, बाकी सारी चीज़ों को एक साइड कर दो। तो मुझे किसका निकालना था, जी का, तो मैंने जी को एक साइड रख दिया, बाकी सब एक साइड रख दिया। अब ना मैं तुम्हें इधर करके दिखा रहा हूँ कुछ, इसका जी का तो डायमेंशन निकालना है, ओके। फोर्स का डायमेंशन मेरे पास था एम एल टी माइनस टू, बहुत बढ़िया। आर मतलब लेंथ है, डिस्टेंस, तो इसका एल स्क्वायर हो गया। लेंथ मतलब एल स्क्वायर, उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। मास मतलब हो गया एम इंटू एम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो जी का जो डायमेंशन इसे सॉल्व करते हैं, ये तो वन वन तो कट गया, तो क्या बच गया ऊपर, एक ऊपर जाएगा तो एम की पावर माइनस वन बच गया, इधर बच गया एल क्यूब, और ये क्या हो गया टी की पावर माइनस टू। इसकी आ गई डायमेंशनल इक्वेशन। काशनी सो क्यों रही है, सो रही है तो स्कूल से आके थक गई होगी। अरे पहली बेंच उठ गया। हाँ हाँ बोल बोल बोल, बता क्या नहीं समझ आया। क्या लिखा था, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन अभी पिछले वाली स्लाइड में निकाला। आर मतलब लेंथ, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या मेजर करते, लेंथ, लेंथ मतलब एल। याद है साथ में से अपन के नोटेशन क्या क्या थे, एम्पियर का ए था, कैंडेला का सी डी था, मास का एम था। याद है वो थोड़ी देर पहले, नहीं याद है तो वापस से देख ले। देख ये देख, कहाँ गया, अच्छा ये अपन ने इसमें दिया ही नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे m का ये m है, मास का m है, इसका l है, इसका t है, इसका k है, इसका a है, और इसका cd ही रहेगा, और इसका mol रहेगा। ठीक है। तो अब जैसे वहां पे r था, देख 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 देख, ये r था, तो r मतलब लेंथ हो गया, तो लेंथ का स्क्वायर हो गया, r स्क्वायर था। नीचे मास था तो वहाँ mm हो गया। ठीक है, सोना नहीं है, सो नहीं रहा, ठीक। अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें कोई डाउट, कहीं तो उसके साथ साथ 8th क्लास तो नहीं पढ़ रहा है, इसकी वजह से तो नहीं कंफ्यूजन हुआ, पता चले तो न्यूक्लियस पढ़ने लगाओ। अब देखो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में एंगल, एंगल जब भी सिर्फ एंगल लिखा है तो आपको प्लेन एंगल ही मानना है। प्लेन एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी लेंथ होती है, ये भी एल होती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कुछ नहीं, मतलब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है। तो एंगल एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है डायमेंशन लेस। क्लियर हो गई बात।
फिर ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है ओमेगा से, आपको पता नहीं होगा मैं बता देता हूँ। ये होता है एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पूरा लिख देते हैं, एंगल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो सिंपल, ये है थीटा, ये है टी, ये है थीटा और ये है टी। तो एक बात बताओ, थीटा की कोई डायमेंशन थी क्या? सिर्फ डायमेंशन किसकी आएगी यहाँ पे? तो बस काम खत्म। तो यहाँ पे लिख दूंगा ओमेगा की डायमेंशन इज इक्वल टू थीटा की डायमेंशन अपॉन टाइम की डायमेंशन। इसका मतलब ये हो जाएगा टी की पावर -1। बात खत्म है जी। नहीं, थीटा की डायमेंशन है ही नहीं तो डायमेंशन क्यों लिखूंगा मैं? किसका? ओमेगा। ओमेगा ओमेगा इज लाइक डब्ल्यू। ऐसा होता है, इसके पेट ऐसे थोड़े थोड़े फाड़ दो ऐसे, डब्ल्यू। देखो वो बड़ा ओमेगा है। गीक में ना दो तरीके के ओमेगा होते हैं, थोड़े थोड़े बढ़ते जाओगे तो सीखते जाओगे। रेजिस्टेंस में उसको ओम बोलते हैं। हाँ, है वो ओमेगा ही। हाँ, उसको उसको प्रोनाउंस रेजिस्टेंस के टाइम पे ओम करते हैं। हाँ, तेरा नाम सर्वज्ञ है ना? अपने नाम के अनुरूप बातें करेंगे, अपन को सब आता है, ऐसा सोच के बात करेंगे। अरे यार, पूछने में क्या है। चलो भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का नोटेशन होता है अल्फा। रुक जा, ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का ओमेगा अपॉन टाइम। ठीक है, तो ओमेगा तो ओमेगा का डायमेंशन कितना है? t-1। और नीचे कितना है? t, तो कितना हो गया? t की पावर -2। क्या कह रही है? हाँ, तो ना कंफ्यूज मत होना। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब ये बात तुम्हें पता नहीं है, क्यों? क्योंकि चैप्टर ही नहीं पढ़ा तुमने, इसलिए तुम्हें ये सब नई नई चीज़ें बहुत ही अजीब लग रही होंगी। अजीब लगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब एक बार चैप्टर पढ़ लोगे, सारे फॉर्मूले पता होंगे, तो उस टाइम हंसोगे। ये सब बातें अपन वापस से फिर करेंगे और फिर मैं पूछूंगा, तब कहोगे सर कैसी मजाक कर रहे हो, आप क्यों बता रहे हो, ये सब तो हम सर खुद ही कर लेंगे। लेकिन अभी आपको बहुत भारी चीज़ें लग रही होंगी, लगनी भी चाहिए। चलो, तो आप लोगों के पास ये जो चित्र के लिए ये मिली है, इसमें देखो एक टेबल बनी है प्यारी सी, पेज नंबर 27 है ना? ये टेबल दिख रही है? दिख गई क्या? इस टेबल को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस टेबल में यूनिट्स हैं और डायमेंशंस हैं और ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपको दिख रही हैं। लगभग 20 इस साइड हैं और 8 इस साइड है, 10 इस साइड है। ओके, तो जैसे ये फिजिकल क्वांटिटीज 20 हैं, ये 20 नहीं है, ऐसी लगभग होंगी 60-70 फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, है ना? 94 तो टोटल हैं, उसमें से जो काम की अपने जो आती हैं, इसमें से सारी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो जो याद करनी है, जो पेपर में आपके आती हैं स्कूल्स में, एक तो वही इसमें अपन ने यहाँ पे लिख रखी हैं। जैसे एक तो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट खूब पूछा जाता है आपके स्कूल में, 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर आपका खूब पूछा जाएगा। बाकी ये बेसिक बेसिक हैं, ये तो सारी आप सीख ही लोगे कुछ दिन में। एक पूछा जाता है आपका परमिटिविटी, आपको पूछा है स्कूल में। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के, है ना? इलेक्ट्रो कूलाम कांस्टेंट, कूलाम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं के, वो अभी मैं बता दूंगा तुम्हें सब। तो पहले ही बताओ, यहां तक चमक गया? तुम्हारे 3 चैप्टर में आने वाली चीजें अपन ने पढ़ ली। सर्कुलर मोशन में आएंगी वो पढ़ ली, ग्रेविटेशन में आएंगी वो पढ़ ली, मैकेनिक्स में आएंगी वो पढ़ ली। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा चैप्टर है? रोटेशनल मोशन। टॉर्क होता है R/F। ठीक है, R/F क्या होता है?
आर इंटू एफ। फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता है, फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। अब बताओ अगर ये बता दिया तो क्या डायमेंशन नहीं बता सकते अपन? क्यों नहीं सर्वज्ञ? बिल्कुल बता सकते हैं। आर मतलब क्या हो गया? और फोर्स एम एल टी माइनस टू, तो डायमेंशन क्या बन गई? एम एल टू टी माइनस टू। बात खत्म। आ गया टॉर्क का डायमेंशन। टॉर्क का नोटेशन होता है टाउ। टाउ 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 जी, ताऊ जी। जैसे टा से टमाटर होता है ना, आहा टमाटर बड़े मजेदार, उस टमाटर में से ये वाली मुंडी हटा दो तो ऊपर खिसक जाएगा। नहीं समझे? हाँ। किसे बेटा? हाँ हाँ, ये सबको ब्रैकेट में रखते हैं। मैं आलसी हूँ ना, तुम मेरे चक्कर में मत पड़ना, मैं बहुत आलसी हूँ। हम्म। हाँ ताऊ जी है भाई, ताऊ जी हैं, सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाए। ठीक, तुम्हें दिख रहा है? ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नोटेशन होता है आई। आपको नहीं पता होगा, आई होता है एम आर स्क्वायर। तो एम मतलब क्या हो गया? मास। आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया? L2। खत्म। अच्छा सर, क्या हम टी की पावर जीरो लिखें? हाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना छोड़ोगे तो भी चलेगा, टी की पावर जीरो लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके ठीक है जी। तो कुछ कुछ करना सीख गए। ये तो मैं कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? ये तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें से क्या जानते हो तुम? स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, आप लोग खुद करो। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए, जरा करके दिखाओ मुझे। आज जरा तुम बात करी जाए यार। ये चैप्टर देखने से तुम्हें काफी चीजें अच्छी अच्छी लग रही होंगी। हैं? हाँ लिखो लिखो। फॉर्मूले मैंने बता दिए, सॉल्व करो। एरिया मतलब लेंथ इंटू हाइट या लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल स्क्वायर है ना? हो गया बच्चों? चलो रहा दिखाओ, देखें। स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया। बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे बाबू, और हाँ बिल्कुल सेम रहेगा स्ट्रेस जैसे ही, हाँ। ठीक है। ये बताओ, अभी जैसे मैंने इतने ढेर सारे क्वेश्चंस किए हैं, आप लोग उनको लिखना चाहते हैं क्या? हाँ? देखा, ये होते हैं इंटेलिजेंट बच्चे, मौका मिलते ही चटका देते हैं। इसने भी छाप लिया? ठीक, गुड। स्ट्रेन अभी अभी सब बता देता हूं मैं। अभी सुनो, देखो भाई, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का तो क्या हो गया? वो तुम्हें कुछ चीजें तो रट गई यार। और नीचे क्या है? एरिया। एरिया मतलब होता है एल स्क्वायर, है ना? जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ, या ऐसे पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो डायमेंशन लेस है। आर स्क्वायर तो सर्कल के एरिया से भी निकाल सकते हो। तो L2 तो हो जाएगा ML-1 T-2। कितने लोगों का सही है? कहाँ गड़बड़ हो गई भाई तुम चारों की? बताओ। -2 -3। आर्यन क्यूब, बहुत बढ़िया। ऊपर जाके क्यूब हो गया L। हाँ। इशिता माइनस। काशनी -2। चलो भैया स्ट्रेन में आ जाओ। बैक बेंचर सोसाइटी। ये तेरा नाम क्या यार? नाम भूल गया मैं तेरा। हाँ, सक्षम। हाँ, आजा देखते हैं, दूसरे वाला देखते हैं। डेल्टा एल, मेरे हिसाब से ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है।
लेंथ में कुछ चेंज करोगे तो लेंथ ही तो रहेगी। 5 मीटर में से 3 मीटर घटा दिए तो लेंथ ही तो है अभी भी। तो लेंथ अपॉन लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ मतलब डायमेंशन लेस, मतलब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ये है अपने पास डायमेंशन लेस। तो एक तो एंगल कैसी चीज है बेटा, डायमेंशन लेस। एंगल कैसी चीज है, डायमेंशन लेस। दूसरा क्या चीज मिली अपने को, स्ट्रेन, ये भी कैसी है, डायमेंशन लेस। कोई डाउट? अब बोल रहा है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो भैया स्ट्रेस की डायमेंशन स्ट्रेन, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है ही। तो जो डायमेंशन स्ट्रेस की होगी वही डायमेंशन किसकी हो जाएगी, यंग मॉडुलस की। तो स्ट्रेस की डायमेंशन कितनी थी, एम एल -1 टी -2। काम खत्म, पैसा आ जाओ। आगे बढ़े, आप लोग करेंगे? अच्छा अब तो रूल्स आ गए, चलो। लेकिन मैं आपको वो क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। रूल आ गए तो क्या है ये क्वेश्चन। कूलम्स फोर्स कांस्टेंट, जैसे फोर्स होता है कूलाम में के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तुम लिखो, बस लिखो मत, अभी देख लो, है ना। जैसे यहाँ पे जो के है ना, इसकी बात कर रहा है, तो के की डायमेंशन मुझे निकालनी है। तो के की डायमेंशन होगी फोर्स की डायमेंशन, आर स्क्वायर की डायमेंशन, अपॉन Q1 Q2 की डायमेंशन, ठीक है। Q1 Q2 होते हैं चार्ज। चार्ज क्या होता था, याद है क्या तुमको, क्या होता था, करंट इनटू टाइम। जिनको ये नहीं पता उनको करंट तो याद हो गई, आई होता था सर Q/T। अब याद आ गया, तो Q क्या हो गया, बहुत बढ़िया। तो चार्ज की डायमेंशन मुझे निकालनी है, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया डायमेंशन A, और इसका क्या हो गया T। समझ गई बात? अब आ जाओ इधर। फोर्स का था मेरे पास MLT-2, आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, नजरें बोर्ड से मत हटाना। Q1 Q2 मतलब AT इंटू AT। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे, अभी तो देखती जा। तो ये हो जाएगा M, L हो जाएगा L की पावर 3, T हो जाएगा, देख दो ऊपर हैं दो नीचे से गए तो कितने बच गए, मेरे भोले बच्चों। तो मैं कोई भी उल्लू बना के चला जाता है ना। अब बताओ, -4 ना। अच्छा, और A-2, तो के की डायमेंशन आ गई कि नहीं आ गई, सही लग रही है, कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एकदम कॉपी है, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों कॉपी है। हाँ, बस कैपिटल जी के बन जाएगा, चार्ज मास बन जाएगा, डिस्टेंस डिस्टेंस रहेगी। देखो, अब जो है डायमेंशंस के कुछ रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो मन करे वो करो। ऐसा नहीं है कि तुम मास में लेंथ ऐड कर दो, 2 kg आलू प्लस 2 मीटर ककड़ी, ऐसा नहीं होने वाला है। 2 kg आलू प्लस आधा किलो ककड़ी ही होगा, है कि नहीं। तो ध्यान इस चीज का रखना है कि जो भी सेम डायमेंशन की चीजें हैं ना, बस वही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ मास, तो मास के साथ मास ही ऐड होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ फोर्स, तो फोर्स के साथ फोर्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 20 न्यूटन में से 2 मीटर पर सेकेंड माइनस कर दूं।
समझ गई बात? तो डायमेंशनल एनालिसिस जब अपन अभी पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी सेम होंगी तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी। अब बोर्ड पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपने सुना है? ये क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वॉट एवर, जो मतलब जो जैसे जैसे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा तुम्हें और चीजें पता चलती जाएंगी। इसका मतलब ये भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिलके क्या हुआ होगा? डिस्टेंस हुआ होगा। डिस्टेंस हुआ होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके भी। क्यों? क्योंकि इधर क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस। तो अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को ही तो तुम डिस्टेंस के बराबर कर सकते हो। आया ना? ऐसा थोड़ी है कि डिस्टेंस को तुम फोर्स के बराबर कर दोगे। अगर ये डिस्टेंस है तो ये पक्की बात है कि ये भी डिस्टेंस ही रही होगी, क्योंकि इनके बीच में साइन किसका लगा है? प्लस का। इतनी बात सेट हो गई दिमाग में? मतलब सेम डायमेंशन की चीजें ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। तो यहां पर अगर ये दोनों क्वांटिटी ऐड हो रही हैं, इसका मतलब इसकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन सेम रही होगी। सेट हो गया? ठीक, आगे देख। इफ फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड देन अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी इज फॉर्म्ड। ये हमेशा हो जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली तो होगा ही। कुछ भी हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। जैसे कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, मास में एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई किया, फोर्स बन गया। सही बात है। जैसे मेरे पास है एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, मैंने वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन बन गया। ठीक है? तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं तो उससे नई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी। दूसरी चीज ये कि अगर सेम नेचर की चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है? आप इसे लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। ये आपके उसमें जो हैंडआउट दिया उसमें नहीं है, फटाफट लिखिए ना। हाँ जी। थोड़ा सा साइड हो जाएं। लीजिए, साइड हो गए। आप पूरा लिखेंगे, सारे एग्जांपल्स लिखेंगे? लिख लीजिए, आगे देखते हैं। कुछ और बातें हैं। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज अगर बनती हैं तो वो कैसे बनती हैं? अगर उनका जो रेशियो है वो डायमेंशनलेस है और दोनों की डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब वो क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी। जैसे हमने देखा अभी स्ट्रेन की बात करी, स्ट्रेन में ऊपर भी लेंथ था, चेंज इन लेंथ, नीचे भी लेंथ था, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। इसका मतलब क्या हो गया? वो कैसी हो गई? डायमेंशनलेस। ऊपर की और नीचे की दोनों की डायमेंशन सेम हो गई। तो ये लिखा है रेशियो फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशन, इसका मतलब वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। जितने भी मैथमेटिकल कांस्टेंट्स हैं वो सारे के सारे डायमेंशनलेस हैं। मैथमेटिकल कांस्टेंट का मतलब पाई की बात हो गई, ई की बात हो गई, ई बेटा 2.71 है ना, वही। ओके, तो ये हो गया। फिर देखें ऑल स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शंस एंड देयर इनपुट्स। अब ये इनपुट्स की बात हो रही है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा, तो साइन तो डायमेंशनलेस है ही, इसका जो इनपुट है वो भी डायमेंशनलेस है। मतलब थीटा कैसा होना चाहिए? डायमेंशनलेस। जैसे मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसका मतलब ये पूरे का पूरा कैसा होगा? डायमेंशनलेस। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये रूल्स हैं। फिर सारे के सारे लॉगरिथम फंक्शन। अब आप लॉग जानते हो क्या? नहीं जानते, है ना? आप अभी केमिस्ट्री में सर सिखाएंगे तब आप सीख लेंगे। तो लॉगरिथम फंक्शन भी सारे के सारे कैसे हैं? डायमेंशनलेस है। सक्षम बेटा क्या कर रहा है इधर देख? क्या हो गया हाथ में? कुछ नहीं। ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
जैसे आप लोग अभी ये मैथ्स वाले पढ़ेंगे, अपने बायो वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे। जैसे आप लोग इसे जानते होंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, सपोज करो एक नया वेरिएबल y है, तो थीटा कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स y। तो ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ये भी डायमेंशनलेस है और इसका इनपुट भी कैसा है, डायमेंशनलेस, क्योंकि जितने भी मैथमेटिकल कांस्टेंट हैं ये 1 2 3 4 ये सारे के सारे भी कैसे हैं, सारे टाइम, हाँ ये डायमेंशनलेस है ना, मैथमेटिकल कांस्टेंट है ना, हाँ जीरो भी, सब डायमेंशनलेस है। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप जानते हैं। दूसरा, अपने बच्चों को एक चीज मैंने और बताई थी, वो याद है क्या तुमको, एक्सपोनेंशियल ग्राफ उस दिन अपन बात कर रहे थे, ये भी डायमेंशनलेस है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ भी कैसा है, ग्राफ नहीं यार, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल, ये भी कैसा है, डायमेंशनलेस। ये डायमेंशनलेस है और इसका इनपुट भी डायमेंशनलेस है, मतलब इसके ऊपर जो x लिखा है ये भी कैसा होगा, डायमेंशनलेस। मतलब अगर मैं कह रहा हूं e की पावर x स्क्वायर माइनस 3, तो इसका मतलब ये भी डायमेंशनलेस होगा। तो तुम एक शब्द यहां पे इस्तेमाल वो किया है, एंड देयर इनपुट, इनपुट मतलब इनके अंदर जो भी लिखा है, साइन के अंदर जो लिखा है, ई के अंदर जो लिखा है, लॉग के अंदर जो लिखा है, जैसे साइन 30 कैसा हो गया, डायमेंशनलेस। समझ गई बात। इस बात को आपके यहां पर लिखा गया है 3.5, पेज नंबर 28। इसमें तो लिमिटेशंस लिखी हुई हैं, लेकिन ये सब बातें नहीं लिखी हैं, ये लिख लो, ये लिख लो अपनी कॉपी में, आप फटाफट लिखेंगे, है ना। पहला लिख लो रेशियो ऑफ फिजिक, मतलब पूरे लिख लो, मैं क्या बोलूँ, सामने लिखा ही है। चलो आगे देखते हैं। अब तुमने जितनी भी कहानी सीखी, इन रूल्स के आधार पे मैं तुम्हें कुछ कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारे स्कूल्स में क्वेश्चंस पूछे जाएं, हो सकता है ना पूछे जाएं, आई डोंट केयर, मेरा काम है तुम्हें सिखाना क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आते हैं। ऐसा है कि भैया अननोन क्वांटिटीज यहाँ पे ए बी सी 3 दिख रही हैं मुझे, इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन मुझे पता करनी है, ठीक। अब इनको पता करने का सबसे सही तरीका है कि जो इतने भी रूल्स अपन ने पीछे पढ़े हैं उनको अप्लाई कर दें। मुझे पता था सेम डायमेंशन की चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ये रूल पता है मुझे। इसका मतलब x में से कुछ घटाया गया है, इसका मतलब जो x की डायमेंशन होगी वही किसकी डायमेंशन होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। तो x की डायमेंशन l है, तो c की डायमेंशन पता चल गई, क्या आ गई, l। हाँ ये बेसिक चीज है, x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स मतलब लेंथ में इस्तेमाल होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेस, हाँ हमेशा। कई जगह x इस्तेमाल होगा, कई जगह s इस्तेमाल होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे चैप्टर 2 में आएंगे ना तो हम वापस से बताएंगे। तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज देखते हैं। दूसरा हमने सीखा था कि भाई कुछ भी हो जाए, अगर इस इक्वल टू के जो चीज लेफ्ट में है और जो राइट में है, इनकी डायमेंशन कैसी होनी चाहिए, इसका मतलब जो ए की डायमेंशन होगी वही किसकी डायमेंशन होगी, बी टी की। वी की डायमेंशन मुझे पता है एल टी माइनस 1, तो ए की डायमेंशन क्या है, टी की अरे यार, टी की डायमेंशन क्या है, टी। तो ये अपने पास क्या बन गया, एल बन गया। 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो ए की डायमेंशन आ गई वो लेंथ आ गई, सी की डायमेंशन भी लेंथ आ गई, बहुत बढ़िया। अब कौन बचा, हमको ये ज्ञान पहले से प्राप्त है, सेम डायमेंशन की चीज़ें ऐड होंगी, इसका मतलब जो डायमेंशन वी टी की होगी वही डायमेंशन बी अपॉन एक्स माइनस सी की होगी, ठीक है दोस्त। इससे मुझे ये प्राप्त हुआ ज्ञान कि ये लिखा है एल, ये तो निकाल ही लिया ना अभी, ये हो गया एल टी माइनस 1 इंटू टी, बी की डायमेंशन, और नीचे एक्स माइनस सी में सेम डायमेंशन की चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। एक्स की डायमेंशन एल है, सी की डायमेंशन भी एल है, अगर सेम डायमेंशन की चीज़ें घटाऊंगा तो आंसर भी एल ही आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली एल लिख दूं, इससे कोई परेशानी तो नहीं है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है।
x की डायमेंशन l है तो c की डायमेंशन भी l होगी ही। अगर इन दोनों की डायमेंशन सेम है तो इससे जो आंसर आएगा घटाने पे वो भी कैसा आएगा, l आएगा। इसका मतलब यहाँ पर इसकी डायमेंशन l होगी। सुदीति समझ में आ रहा है? ठीक, ऐसा मुझे लगता है। तो जो b होगा, b हो जाएगा मेरे पास, ये तो l बचा, ये इधर l हो गया, ये भी l हो गया, तो कितना हो गया, तो b की डायमेंशन हो गई l²। हो गए सारे? तो इसके 3 पार्ट हो गए, 1 2 3। चमक गया होगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना। कहाँ पे बेटे? हाँ, ये यही गेम है, यही तो मैं समझा रहा था। x माइनस सी की जो डायमेंशन है वो l है। क्यों? क्योंकि x की डायमेंशन l, c की डायमेंशन l, l माइनस l नहीं करना है, डायमेंशन है। लेंथ में से लेंथ घटाई तो आंसर लेंथ आएगा। 5 मीटर में से 3 मीटर गया तो आंसर 2 मीटर आएगा। समझ गया? तो मीटर में से मीटर घटाया तो मीटर, केजी में से केजी घटाया तो केजी, न्यूटन में से न्यूटन घटाया तो न्यूटन, तो लेंथ में से लेंथ घटाया तो लेंथ। ठीक है, छाप लेंगे। चलो आगे देखते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, इसमें लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है आपको पता नहीं होगा। U इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ना, जो बचपन में पढ़ी थी ना mgh, उससे थोड़ा सा और प्यारी चीज़ है जो आगे पढ़ते जाओगे, अभी जरूरत नहीं जानने की, अभी इतना ध्यान रख लो, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की डायमेंशन वही होती है जो वर्क की होती है। हाँ, जो वर्क की डायमेंशन है वही एनर्जी की डायमेंशन होती है। इतनी बात समझ में आ गई? वर्क की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही तो पढ़ा था ना तुमने, क्या पढ़ा था, एफ एस या एफ एक्स? एफ एस पढ़ा था। ठीक है, तो मेरे पास अगर मुझे मान लो एनर्जी की डायमेंशन चाहिए, तो एनर्जी की डायमेंशन निकालने के लिए मैं लिखूंगा फोर्स इनटू है। ठीक है बच्चा पार्टी? ठीक, तो फोर्स कितना हो गया बिटिया, एम एल टी -2, और ये कितना हो गया एल, तो कितना हो जाएगा एम एल टू टी -2। ठीक है कछुओ पीछे वाले, तो एनर्जी की डायमेंशन कितनी आ गई, एम एल टू टी -2। यू की भी सेम डायमेंशन होगी। एनर्जी के नेचर से कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, कोई भी एनर्जी हो, लेकिन उसकी जो डायमेंशन है वो एम एल टू टी -2 ही रहेगी। अब थोड़ा और ज्ञान की बातें करते हैं। थोड़ी देर पहले मेरी आपसे एक बातचीत हुई थी जिसमें मैंने बोला था कि अगर इक्वल टू का साइन लगाए तो जो डायमेंशन लेफ्ट में वही डायमेंशन, और थोड़ी देर पहले ये भी बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके इनपुट हमेशा कैसे रहेंगे, ये वही ना बात है, डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब जो डायमेंशन u की है वही डायमेंशन किसकी है, a की। इसका मतलब a की डायमेंशन मुझे पता चल गई, एम एल टू टी -2। चमक गई बात? अब चलते हैं अंदर, गेम है इसके अंदर पूरा। ए की डायमेंशन तो पता चल गई, बी की डायमेंशन में ऐसा है कि डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो मुझे पता है कि इसका पूरा इनपुट भी कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस। इनपुट अगर डायमेंशन लेस तभी होगा जब ये भी डायमेंशन लेस हो और ये भी डायमेंशन लेस हो, क्योंकि अगर तूने फोर्स में फोर्स जोड़ा तो आंसर फोर्स आया, तुझे फोर्स तो चाहिए नहीं, तुझे कैसी चाहिए, डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस में से डायमेंशन लेस जोड़ेगा तभी तो डायमेंशन लेस आएगा, और π/6 ऑलरेडी एक कांस्टेंट है जो कि कैसा है, डायमेंशन। तो इसका मतलब बीटी को भी कैसा होना चाहिए, तो ये मैंने लिख दिया कि बीटी शुड बी डायमेंशन लेस। लॉजिक समझ में आ गया? कि इसमें तुम लिखोगे, अगर इसके रूल अगर तुमको लिखने हैं ना ऐसे पेपर में, तो ऐसे लिखोगे कि सिंस इनपुट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डायमेंशनलेस दैट्स व्हाई बीटी शुड बी डायमेंशनलेस, ऐसा लिखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा t की डायमेंशन। डायमेंशनलेस का मतलब 1 होता है ना, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0 मतलब 1।
तो इसको मैं लिख सकता हूं b की डायमेंशन इज इक्वल टू t की पावर -1। वो डायमेंशन लेस है ना, तो लिखने की जरूरत ही नहीं। डायमेंशन लेस, एक अछुओ सुनो, तुम्हारे लिए एक और नई बात। डायमेंशन लेस को या तो तुम m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 लिख दो, या फिर इसको 1 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो ये t इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, t की पावर -1। या जिनको और समस्या हो रही है तो एक काम करो, अब ऐसा लिख लो। अब अच्छा लग रहा है? अरे एक ही तो बात है यार। बी टी डायमेंशन लेस है, बट बी की डायमेंशन क्या है, टी की पावर -1। ये तो मजेदार चीज है, क्योंकि बी टी तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इस पूरे को डायमेंशनलेस रखना है, अगर ये इसकी डायमेंशन टी है तो इसकी डायमेंशन टी की पावर -1 होनी ही चाहिए, 1/t, तभी तो डायमेंशनलेस होगा। इतना पढ़ा है, इसमें कोई डाउट है क्या तुमको इस वाले क्वेश्चन में? आवे दोस्त, पक्की बात? तुम एक चीज देख रहे हो, एग्जाम्पल की स्पेलिंग सही है क्या, सही लिखी है? ठीक है, मुझे लगा गलत। क्या? बिल्कुल सही है, इसीलिए टी की पावर -1 लिखा है ना। होगी छपाई? आगे बढ़े। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये वंडरवॉल इक्वेशन है, ठीक। वंडरवॉल इक्वेशन में वैसे तो तुम लोगों ने रियल गैस के लिए होती है, रियल आइडियल गैस के लिए इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी सुना है? नहीं सुना, कोई बात नहीं, बोले बच्चे हैं। अब 11वीं में आगे पढ़ेंगे तो सीखेंगे। अभी सिंपल है, वंडरवॉल इक्वेशन रियल गैस के लिए इक्वेशन होती है, जो आप आगे नहीं देखेंगे, क्योंकि अब आपके लिए जीवन में रियल गैस नहीं है। फिजिक्स में रियल गैस हट गई है, केमिस्ट्री में है कि नहीं मुझे पता नहीं है। आओ मुद्दे की बात सुनते हैं। ये कह रहा है कि इसमें मुझे डायमेंशन चाहिए, मुझे a/b की, ठीक है, a/b की डायमेंशन चाहिए। तो पहले a की निकाल लूँ, b की निकाल लूँ, डिवाइड तो मैं बाद में कर ही लूंगा, डिवाइड करना मेरे लिए बड़ी चीज नहीं है। यहां पर देखा कि p और a/v² दोनों आपस में एक दूसरे से ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ सेम डायमेंशन के साथ शेयर कर रहे होंगे। मतलब जो एक ही डायमेंशन होगी, वो डायमेंशन मुझे पता चल गई प्रेशर और इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर, इसकी डायमेंशन होगी। बच्चे आप लोग कंफ्यूज इस चीज में मत होना कि सर कभी आप p को प्रेशर बोल रहे हो, कभी v को वेलोसिटी, कभी v को वॉल्यूम बोल रहे हो। एक्चुअली जब ये इक्वेशन पढ़ोगे तो पता चलेगा कि p प्रेशर होता है, यहाँ v वॉल्यूम होता है, r कांस्टेंट होता है, t टेम्परेचर होता है। जब आप पढ़ोगे तब देखोगे, अभी तो पढ़ नहीं रहे। ये नोटेशन चेंज करते रहते हैं, नोटेशन का लोड नहीं लेना। ये वॉल्यूम है, तो ये p मतलब प्रेशर है,
V वॉल्यूम है और T टेम्परेचर वाह है। कौन है जी? टेम्परेचर वाह। तो A का डायमेंशन हो गया प्रेशर। प्रेशर होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, पता है? जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता देते हैं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन बताना, MLT-2। एरिया का L²। इसमें कोई डाउट किसी को? वॉल्यूम क्या होता है? L3, इसका पावर 2, क्योंकि वॉल्यूम का स्क्वायर है ना दोस्त, आया ना? वॉल्यूम का स्क्वायर है तो वॉल्यूम का तो L3 हो गया और इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा m, यहाँ से 6 आया तो 2 कट गया तो 4, तो L की पावर हो गई 5 और T की पावर -2। तो एक ही डायमेंशन आ गई मेरे पास। समझ में आ गया? ऐसा कोई है जिसको इसमें डाउट हो? ये भी स्कूल के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा वाला। वॉल्यूम में से B घटाया गया है तो से, अरे वाह शाबाश। तो जो वॉल्यूम की डायमेंशन होगी वही किसकी डायमेंशन हो जाएगी? इसका मतलब वॉल्यूम की तो L3 हो गई, तो B की डायमेंशन भी L3। बहुत बढ़िया, शाबाश, एक बार में सीख जाते हैं। आसान है, घटिया चैप्टर है ये। किसे? अच्छा, अरे हाँ, ये अरे क्वेश्चन भी थोड़ा पापी है। ए की डायमेंशन बी की डायमेंशन निकालनी है, कर लो भाई। एम एल की पावर 5, टी की पावर -2, बी की पावर L3। सॉल्व कर लेंगे। एम एल की पावर 2, टी की पावर -2। ये तो कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा, जरा बताना ही क्या किसका था डायमेंशन? ML2T-2 किसकी डायमेंशन थी? थोड़ी देर पहले अपन कर रहे थे एनर्जी, एनर्जी वर्क इसकी डायमेंशन थी ML2T-2। तो इसका मतलब मेरे ये समझ में आ रहा है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है तो जरूरी नहीं है वो फिजिकल क्वांटिटी सेम ही हो, अलग अलग भी हो सकती है। ओके, हाँ, ये डायमेंशनल इक्वेशन बन गई ना। आर कांस्टेंट होता है वैसे तो, आर आप जानते नहीं हो, गैस कांस्टेंट होता है, हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। क्या? तो याद कर ले, याद करने की जरूरत तो है नहीं, वैसे समझ में आ ही गया होगा, है ना? गुड। समझ गई बात? ठीक है जी, आगे क्या बचा है? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, ये अपन अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।